11 दिसंबर 2003 अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA और ब्रितानी खुफिया एजेंसी MI6 के अधिकारी लीबिया में एक सीक्रेट प्लेन में सवार हो रहे थे। तभी लीबिया के अधिकारियों ने उनके हाथों में आधा दर्जन से ज्यादा भूरे लिफाफों का बंडल थमा दिया। ये टीम लीबिया के अधिकारियों के साथ बातचीत कर एक गुप्त ऑपरेशन के आखिरी पड़ाव पर पहुंच गई थी। जैसे ही अधिकारियों ने लिफाफा खोला, वो चौंक गए। उन्होंने पाया कि जो सबूत उन्हें चाहिए थे, दस्तावेज में वही सबूत थे। इन सबूतों के आधार पर ही पाकिस्तान के सबसे बड़े परमाणु वैज्ञानिक की गिरफ्तारी होनी थी। बिना देर किए खुफिया एजेंसियों ने इसकी जानकारी तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज W. बुश को दी। साथ ही जर्मनी, इटली और फ्रांस की सरकारों को भी टेलीग्राम किया गया। दुनिया सकते में थी। ये जानकर हैरान थी कि किस तरह से एक पाकिस्तानी वैज्ञानिक ने परमाणु जिहाद किया। इस लिफाफे के भीतर था परमाणु बम बनाने का ब्लूप्रिंट और लीबिया के तानाशाह मुअम्मर गद्दाफी को जिस शख्स ने ये ब्लूप्रिंट मुहैया कराए थे, उस शख्स का नाम था डॉक्टर अब्दुल कादिर खान, जिसे पाकिस्तान ने अपना हीरो कहा और दुनिया ने परमाणु चोर और तस्कर। नमस्कार, मैं उपेंद्र कुमार। लोकमत के नए शो चर्चा में आज बात पाकिस्तान के परमाणु हथियार की कि कैसे एक शख्स ने लैब से चोरी किए ब्लूप्रिंट से पाकिस्तान को परमाणु संपन्न बना दिया। सितंबर 2003 में अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA को इनपुट मिला कि मलेशिया से एक जहाज समुंदर के रास्ते सऊदी अरब पहुंच रहा है। वहां से वो लीबिया के लिए रवाना होगा, जिसमें दुनिया को विनाश के कगार पर पहुंचाने वाले हथियार रखे हैं। इस इनपुट को CIA ने ब्रिटेन, इटली और जर्मनी के साथ साझा किया और एक संयुक्त ऑपरेशन चलाया जिसका नाम रखा गया PSI, यानी कि प्रोलाइफरेशन सिक्योरिटी इनिशिएटिव। जहाज जैसे ही मलेशिया से रवाना हुआ, CIA ने नजर रखनी शुरू की। सैटेलाइट के जरिए लगातार ट्रैकिंग की गई। जहाज दुबई में कुछ देर के लिए रुका और कुछ सामान लोड करने के बाद लीबिया के लिए रवाना हो गया। जहाज जैसे ही स्वेज नहर पार कर लीबिया की तरफ बढ़ा, CIA एजेंटों ने जहाज को अगवा कर लिया और उसे इटली के टोरंटो बंदरगाह ले गए। जब अधिकारियों ने जहाज की चेकिंग करनी शुरू की तो हक्के बक्के रह गए। इस जहाज में परमाणु बम बनाने के औजार थे और ये औजार पाकिस्तान के परमाणु वैज्ञानिक अब्दुल कादिर खान की कंपनी की तरफ से भेजे गए थे। पाकिस्तान चारों तरफ से घिर गया था। कुछ जानकारों का मानना है कि यह रणनीति पाकिस्तान की ही थी, लेकिन पाकिस्तान ने इससे पल्ला झाड़ लिया और अब्दुल कादिर खान को आगे कर दिया। नेशनल टीवी चैनल पर आकर पाकिस्तान के परमाणु वैज्ञानिक अब्दुल कादिर खान ने स्वीकार किया कि उन्होंने ही लीबिया को परमाणु बम बनाने के लिए आवश्यक सामग्री और ब्लूप्रिंट बेचे हैं। Investigation has established that many of the reported activities did occur and that these were inevitably initiated at my behest. इसके बाद कादिर खान को परवेज मुशर्रफ ने दुनिया को दिखाने के लिए हाउस अरेस्ट कर लिया और बाद में कोरोना के दौरान कादिर खान की गुमनामी में मौत हो गई। अब्दुल कादिर खान ही थे जिन्होंने पाकिस्तान के लिए परमाणु बम बनाया। खान ने परमाणु बम बनाने की थ्योरी नीदरलैंड के एक लैब से चुराई थी। बहुत कम लोग जानते हैं कि अब्दुल कादिर खान का जन्म भारत के भोपाल में हुआ था। इनके पिता एक सरकारी स्कूल के हेडमास्टर थे, लेकिन विभाजन के बाद उनका परिवार 1952 में पाकिस्तान के कराची चला गया। अब्दुल कादिर खान ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि जब वो बंटवारे के बाद भारत से पाकिस्तान जा रहे थे, तब सीमा पर एक भारतीय सुरक्षा बल के सैनिक ने उनकी जेब में रखी पेन को छीन ली थी, जो उनके भाई ने परीक्षा में अच्छे नंबर लाने के बाद गिफ्ट में दी थी। वो बताते हैं कि ये बातें हमारे ज़हन में गहरी रूप से बैठ गईं और शायद यही बात थी कि जो भारत से बदला लेने के लिए उन्हें प्रेरित की। जब साल 1974 में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण स्माइलिंग बुद्धा नाम से इंदिरा गांधी के नेतृत्व में किया, तो नीदरलैंड में बैठे अब्दुल कादिर खान रोने लगे थे। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बताया था कि अभी 3 साल पहले ही 1971 में भारत ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे और इसके बाद परमाणु परीक्षण उनके लिए गहरा धक्का था। यही वक्त था जब उनके मन में पाकिस्तान के लिए परमाणु बम बनाने का विचार आया। उनके विचार को और प्रबल नीदरलैंड में स्थित कंपनी यूरेनको ने बनाया।
अब्दुल कादिर जिस कंपनी फिजिकल डायनेमिक्स रिसर्च लेबोरेटरी में काम कर रहे थे, उसका करार बहुराष्ट्रीय कंपनी यूरेनको के साथ था, जो यूरेनियम संवर्धन का काम करती थी। इस यूरेनियम का इस्तेमाल बिजली बनाने के लिए किया जा रहा था, लेकिन उस यूरेनियम को थोड़ा और संवर्धित किया जाता तो इसका इस्तेमाल परमाणु बम बनाने के लिए भी किया जा सकता था। इस बात की जानकारी अब्दुल कादिर खान के हाथ लग गई थी। उन्होंने धीरे धीरे जानकारी जुटाना इकट्ठा किया। उनको इसमें एक बड़ी सफलता तब मिली जब उन्हें कंपनी की तरफ से एक प्रोजेक्ट दिया गया, जिसमें यूरेनियम संवर्धन की तकनीकी G1 और G2 सेंट्रीफ्यूज को जर्मन से डच भाषा में ट्रांसलेट करना था। सेंट्रीफ्यूज एक मशीन होती है जो यूरेनियम को संवर्धित करती है, यानी कि उस यूरेनियम से परमाणु बम बनाया जा सके उसे प्योरीफाई करती है। खान को 16 दिनों के लिए उस कमरे का एक्सेस मिला जिसे देश के राष्ट्रपति को नहीं था। उन 16 दिनों के भीतर खान ने सेंट्रीफ्यूज तकनीकी को चुराना शुरू किया, उनके फोटो लेने शुरू किए, उसके ब्लूप्रिंट की कॉपी करना शुरू किया। इसी वक्त विरमान नाम के एक शख्स को खान पर शक हुआ। विरमान खान के अंदर में एक फोटोग्राफर के तौर पर उसी कंपनी में उनके साथ काम कर रहा था। खान से उसके अच्छे संबंध थे और खान के घर उसका आना जाना रहता था। एक दिन जब वह खान के घर रात्रि भोज पर पहुंचा तो पाया कि खान के लिविंग रूम में सेंट्रीफ्यूज के फोटो और कुछ जरूरी कागजात फोटोकॉपी कर रखे हुए हैं। वो चौंक गया। उसका शक पुख्ता साबित हुआ कि खान जासूसी कर रहे हैं और परमाणु बम बनाने की थ्योरी चुरा रहे हैं। उसने इसकी जानकारी कंपनी के उच्च अधिकारियों को दी। जब खबर नीदरलैंड के प्रधानमंत्री तक पहुंची तो उन्होंने खान को गिरफ्तार करने का प्लान बनाया और इसकी जानकारी अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA को दी। CIA ने तब खान को गिरफ्तार करने से इसलिए मना कर दिया कि वो खान का पीछा करना चाहती थी और ये जानना चाहती थी कि खान किसके लिए काम कर रहे हैं। लेकिन इसी वक्त पाकिस्तान किसी भी कीमत पर परमाणु हथियार बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित था, क्योंकि 71 में भारत से हार के बाद ISI को इनपुट मिल गए थे कि भारत परमाणु बम बना रहा है और जल्द इसका परीक्षण करेगा। तब पाकिस्तान के तत्कालीन विदेश मंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने कहा था कि अगर भारत परमाणु बम बनाता है तो हम घास पत्ते खा लेंगे, भूखे भी रह लेंगे, लेकिन हमें अपना परमाणु बम बनाना ही होगा। इसके सिवाय पाकिस्तान के पास कोई विकल्प नहीं है। पाक आर्मी के रिटायर्ड ब्रिगेडियर फिरोज हसन खान अपनी किताब ईटिंग ग्रास द मेकिंग ऑफ द पाकिस्तानी बम में लिखते हैं कि जनवरी 1972 में पाकिस्तान के पंजाब के मुख्यमंत्री के घर द व्हाइट हाउस में एक मीटिंग हुई। इसमें भुट्टो समेत तमाम वैज्ञानिक और इंजीनियर मौजूद थे। मीटिंग में मौजूद रहे न्यूक्लियर साइंटिस्ट डॉक्टर इशफाक अहमद ने बताया कि भुट्टो ने बम शब्द का इस्तेमाल किए बिना परमाणु बम बनाने पर जोर दिया। भुट्टो ने 3 साल की डेडलाइन देते हुए वादा किया था कि इस काम के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे और हर तरह के रिसोर्सेज और फैसिलिटी मुहैया कराएंगे। जब भारत ने 1974 में परमाणु परीक्षण किया तो नीदरलैंड में बैठे अब्दुल कादिर खान ने भुट्टो को खत लिखा कि वो पाकिस्तान के परमाणु प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं। इस लेटर में खान ने यह भी बताया था कि वो सेंट्रीफ्यूज टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट हैं, लेकिन इस लेटर पर किसी की नज़र नहीं पड़ी। 17 सितंबर 1975 को खान ने दोबारा खत लिखा। इस बार उन्होंने ये खत नीदरलैंड में पाकिस्तानी दूतावास के जरिए भुट्टो तक पहुंचाया। इसके बाद भुट्टो ने मिलिट्री सेक्रेटरी मेजर जनरल इम्तियाज अली को AQ खान का बैकग्राउंड चेक करने को कहा। जब भुट्टो आश्वस्त हो गए तो उन्होंने खान से कई मुलाकातें की। एक मुलाकात में भुट्टो ने कहा था कि नीदरलैंड में ही रहकर और ज़्यादा जानकारी जुटाओ। AQ खान पहले ही जानकारी चुरा चुके थे। इसके साथ ही उन्होंने ये भी जानकारी हासिल कर ली थी कि सेंट्रीफ्यूज बनाने के लिए जिन कल पुर्जों की ज़रूरत पड़ती है वो किन किन यूरोपियन कंपनियों के जरिए मंगाया जाता है। खान ने ऐसी 100 कंपनियों की लिस्ट तैयार की ताकि वो पाकिस्तान में जाकर इन कंपनियों से ऑर्डर ले सके। लेकिन इसी वक्त उनको भनक लग चुकी थी कि कोई उनकी जासूसी कर रहा है। 1975 की एक रात वो नीदरलैंड से अचानक पूरे परिवार के साथ पाकिस्तान भाग गए। 15 दिसंबर की वो शद रात थी जब AQ खान अपनी 2 बेटियों और ब्रिटिश पत्नी हेनरीना के साथ पाकिस्तान जाने वाली प्लेन में चुपचाप सवार हो गए थे। खान अपने साथ सेंट्रीफ्यूज बनाने वाली सभी ब्लूप्रिंट्स, डॉक्यूमेंट्स और सप्लायर्स की लिस्ट लेकर पाकिस्तान पहुंचे थे। उस वक्त पाकिस्तान परमाणु बम बनाने पर काम कर रहा था, लेकिन वो प्लूटोनियम का था, न कि यूरेनियम का।
पाकिस्तान ने एटॉमिक एनर्जी कमीशन का काम उस वक्त मुनीर अहमद देख रहे थे। उन्हीं के साथ भुट्टो ने AQ खान को अटैच किया, लेकिन कुछ समय बाद ही दोनों के बीच मतभेद हो गए, जिसके बाद जुलाई 1976 में भुट्टो की मंजूरी पर खान ने इस्लामाबाद से 50 किलोमीटर दूर कहुटा में इंजीनियरिंग रिसर्च लेबोरेटरी शुरू की, जिसका मई 1981 में नाम बदलकर खान रिसर्च लेबोरेटरी कर दिया गया। चूंकि पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर भारत, इजराइल और यूरोपीय देशों समेत पूरी दुनिया की नज़र थी, ऐसे में खान रिसर्च लेबोरेटरी को काफ़ी सीक्रेट रखा गया। वहां पाकिस्तानी सेना के इंजीनियर और चुनिंदा साइंटिस्ट ही काम करते थे। जरूरी सामान स्विस, डच, ब्रिटिश और जर्मन कंपनियों के ब्लैक मार्केट से खरीदा जाता था, जिसकी लिस्ट खान नीदरलैंड से चुरा कर लाए थे। जब भारत को खान रिसर्च लेबोरेटरी के बारे में जानकारी मिली तो इंदिरा गांधी ने उस पर 2 बार बमबारी करने का प्लान बनाया, लेकिन अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA को इसकी भनक लग गई और ऑपरेशन ठंडा पड़ गया। 1980 तक पाकिस्तान सेंट्रीफ्यूज बना चुका था और परमाणु बम बनाने के लिए यूरेनियम संवर्धित कर चुका था, लेकिन उसके पास परमाणु बम असेंबल करने की तकनीकी नहीं थी। इसी वक्त 1980 में चीन ने अपना 6ठा परमाणु परीक्षण किया था और इसी परमाणु बम का ब्लूप्रिंट चीन ने पाकिस्तान को सौंप दिया और इसी ब्लूप्रिंट के आधार पर पाकिस्तान ने परमाणु बम बनाया, जिसका उसने 1998 में परीक्षण कर दुनिया का पहला परमाणु संपन्न इस्लामी देश बन गया। लेकिन पाकिस्तान के सामने चुनौती ये थी कि इस परमाणु बम को कहीं छोड़ना होगा तो किस चीज से छोड़ा जाएगा, क्योंकि उसके पास बैलिस्टिक मिसाइल नहीं थी। इसके लिए उसने उत्तर कोरिया के साथ एक समझौता किया, क्योंकि उस वक्त उत्तर कोरिया ने बैलिस्टिक मिसाइल बना ली थी। तय हुआ कि पाकिस्तान उत्तर कोरिया को परमाणु बम बनाने का ब्लूप्रिंट देगा और उसके बदले उत्तर कोरिया उसे बैलिस्टिक मिसाइल की तकनीकी। इस दौरान AQ खान ने 100 बार उत्तर कोरिया का दौरा किया था। उत्तर कोरिया की तकनीकी के आधार पर ही पाकिस्तान ने गौरी नामक बैलिस्टिक मिसाइल तैयार की, लेकिन AQ खान ने सिर्फ उत्तर कोरिया को ही परमाणु बम बनाने का ब्लूप्रिंट नहीं बेचा, बल्कि ईरान, इराक और लीबिया को भी पैसे लेकर बेच दिया, जिसे बाद में CIA ने नाकाम कर दिया। लेकिन ईरान उसी तकनीकी के आधार पर परमाणु प्रोग्राम चला रहा है, जिसे AQ खान ने उपलब्ध कराया था, जो मिडिल ईस्ट और दुनिया के लिए खतरा बना हुआ है। तो इस स्टोरी में फिलहाल इतना ही। ये स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।